की धरती, जहां समुद्र के विशाल जीव छींटे मारकर अपने आने की घोषणा करते हैं और शांत जंगलों में रहने वाले जीव बदलते मौसम पर नजर रखते हैं। हर बसंत जापान में शोर मचाते नवजातों के आने का ऐलान करता है, जिनमें से कई बेहद अनोखे और डिमांडिंग हैं। यहाँ उड़ने वाले दैत्य मछली पकड़ना पसंद करते हैं और फ्लाइंग फॉक्सेस उल्टा लटकना पसंद करते हैं। जमीन पर ठंडे खून वाले कातिल खामोशी से शिकार करते हैं, जबकि चालाक सर्वाइवर्स खाने के मौके तलाशते रहते हैं। ऊंचे पहाड़ों में आदिम पहरेदार जंगल पर नजर रखते हैं, जबकि बाकी के जीव मीठे पानी की प्रणालियों और बदलती टाइड्स का फायदा उठाते हैं, जो आसपास के समुद्र में जीवन देने वाले पोषक तत्व लाती हैं। बसंत और गर्मियों में गर्म तापमान और लंबे दिन राहत और सुकून लाते हैं। अब बदलाव का वक्त है। जापान की अनोखी प्रकृति के बीच जारी है प्रजनन की दौड़, और इसमें तैयारी और सही वक्त बहुत अहम होगा। ये है जापान्स वाइल्ड साइड। मार्च का आखिरी दौर है और गर्म होती धूप ने पेड़ों को उनकी सर्दियों की नींद से जगा दिया है। पूरे देश में इन पेड़ों पर चमकीले गुलाबी रंग के फूल खिल गए हैं, जो बसंत के आने का पक्का संकेत है। चेरी ब्लॉसम्स, जिन्हें यहाँ सकुरा कहा जाता है, ये नए मौसम और सभी के लिए अच्छे वक्त का स्वागत करते हैं। रंगों की ये शानदार चमक सिर्फ एक हफ्ते तक रहती है, ताकि इस दौरान पेड़ों का परागण हो सके। जापान के हरे जंगलों में बसंत सचमुच आ चुका है और कुछ नए मेहमान बाहर आ रहे हैं। जापानीज बोर के बच्चे, और वो पहली बार खेलने निकले हैं। ये बहुत उछल कूद करते हैं और इस उम्र में जंगल इनके लिए एक बड़ा खेल का मैदान है। लेकिन अभी ये घर से ज्यादा देर तक दूर रहने के हिसाब से बहुत छोटे हैं, पर इनकी इन धारीदार स्ट्राइप्स की वजह से ये जंगल की जमीन पर आसानी से दिख जाते हैं। इनकी तरबूज जैसी धारियां सिर्फ 4 महीने तक ही रहेंगी, और इसी वजह से इन्हें प्यार से ओरेबो कहा जाता है, जिसका मतलब है मेलन बेबीज। जापानीज बोर एक बार में 8 बच्चे दे सकते हैं, और इस माँ के पास सच में बहुत काम है। अगले 1 साल तक ये अपना सारा वक्त अपने बच्चों को अच्छे से पालने में लगाएगी। इसके लिए जरूरी है दूध, बहुत सारा दूध। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए आराम से बैठना बेहतर है। धक्का मुक्की करते बच्चे बहुत भूखे हैं। ये 1.5 मीटर से ज्यादा लंबे और पूरे 100 किलो वजन तक बढ़ सकते हैं। इसलिए हैरानी नहीं कि इन्हें यहाँ यामाकुजीरा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है माउंटेन व्हेल। जिन मादाओं के बच्चे नहीं होते, वो अक्सर आपस में मेल जोल करती हैं। लेकिन नई माओं को दूध की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए जितना हो सके उतना खाना पड़ता है। पौधे, एकॉन्स, कीड़े और यहाँ तक कि मरा हुआ जानवर भी अगर मिल जाए तो खाया जाता है। मिलन के बाद नर बोर पालन पोषण में कोई हिस्सा नहीं लेते और अकेली जिंदगी चुनते हैं। इसलिए अनचाहे मेहमान स्वागत योग्य नहीं होते, खासकर अगर वो कोई दूसरा नर हो। इस टकराव की वजह से इसे गर्मी लगने लगी है, लेकिन पसीना बहाने वाली ग्रंथियां बहुत कम होने की वजह से ठंडा होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके पास सही उपाय है, कीचड़ वाला स्नान। गीले कीचड़ में लोटपोट करना सूअरों के लिए शरीर का तापमान नियंत्रित करने और त्वचा से परजीवी हटाने के लिए बहुत जरूरी है। दिखने में ये शायद कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये फायदेमंद रहा। टोक्यो के पश्चिम में मिनिमाई ईजू पहाड़ी ईजू पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, और जापानी मकाक बंदरों का एक झुंड बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा है। पेड़ों पर सालाना लगने वाले फल लगे हैं, जो एक मकाक के लिए लॉटरी जीतने जैसा होता है।
इस मादा मकाक बंदर को अभी भी भूख लगी है। झुंड अक्सर खाना गिरा देता है, इसलिए जमीन पर देखना फायदेमंद है। लेकिन आज इसकी किस्मत खराब है। कम से कम यहाँ बीज, फंगी और कीड़े मिल सकते हैं। और जल्द ही इसे इसकी पसंदीदा चीज नजर आ गई है, चींटियां, प्रोटीन से भरी और इनकी मेहनत का फल। और बेरीज, यही बचा खुचा ये ढूंढ रही थी। अभी ये सबसे अच्छे हिस्से चुन रही है, क्योंकि इन दिनों इसके पास भरपेट खाने की वजह है। झुंड के दूसरे सदस्य थोड़ा आराम कर रहे हैं। ग्रूमिंग सामाजिक बंधन मजबूत करती है और सफाई भी हो जाती है। मकाक बंदरों के अंगूठे विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, जिससे बाल अलग कर गंदी त्वचा और कीड़े निकाले जाते हैं। लेकिन इस मादा के पास अपना काम बहुत है। ये 2 जिंदगियों के लिए खा रही है। बच्चे को पालने में काफी ऊर्जा खर्च हो जाती है, खासकर तब जब वो हमेशा पीठ पर चढ़ना चाहता हो। झुंड से दूर ये बच्चा कुछ हुनर सीख सकता है। कौन सी शाखा वजन संभाल सकती है, ये जानना इसके लिए जरूरी है, जब तक कि सबसे बड़े मकाक की तरह इसका ध्यान खाने की वजह से भटक ना जाए। जब सूरज सिर के ऊपर पहुंचता है, झुंड इकट्ठा होने लगता है। एक एक कर वो अपने मुखिया के पीछे चलते हैं। तमाम अच्छे परिवारों की तरह ये भी कभी कभी घूमने जाते हैं। और आज जैसे दिन के लिए समुद्र तट से बेहतर क्या चीज होगी। मिनामी इत्सु के मकाक जंगल और तट के बीच अपना वक्त बांटते हैं। यहाँ नीचे आप आराम से खुद को संवार सकते हैं, समुद्री नाश्ता आजमा सकते हैं और समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। फिर आराम से सो भी सकते हैं। जापान में 14,000 से ज्यादा द्वीप हैं, जिनमें से 30 मिलकर ओगासावारा द्वीपों का समूह बनाते हैं। ये दूर से आने वाले यात्रियों के बीच बहुत ही पॉपुलर जगह है। ये हैं हम्पबैक व्हेल्स और ये यहाँ आने के लिए महासागर पार करके आई हैं। ये रूस के तट के ठंडे इलाकों से जापान के गर्म दक्षिणी पानी में प्रजनन के लिए आती हैं। ये मादा अपने किशोर बच्चे के साथ लंबा सफर तय करके आई है। शांत धाराएं इसे आसानी से सांस लेने में मदद करती हैं और बच्चे को माँ की निगरानी में तैराकी सीखने का वक्त देती हैं। लगभग 2 साल की उम्र में ये आजाद हो जाएगा और मादा फिर प्रजनन के लिए तैयार होगी। इस बात को ये नर अच्छी तरह से जानता है। इसका लंबा सफर प्रजनन की चाह से प्रेरित था और इस मादा के पीछे और नर भी आ सकते हैं, लेकिन पहले पहुंचकर अपनी दावेदारी पक्की करना जरूरी है। हम्पबैक व्हेल्स बहुत सोशल होते हैं और माँ बच्चे का बंधन मजबूत रहता है। ये साथ में शायद इनकी आखिरी गर्मियां हैं और बच्चा इसका पूरा फायदा उठाता है। जल्द ही ये 40 टन के विशाल दैत्य फिर उत्तर की तरफ सफर करेंगे। किनारे के पास यायामा आइलैंड्स के आसपास दूसरे विशाल जीव साफ पानी चीरते हुए निकलते हैं। 5 मीटर चौड़ी मैंटा रे रीफ के किनारे आ रही है। इसके मुंह के दोनों तरफ मौजूद फ्लिपर जैसे सेफालिक लोब्स इसे खाने में मदद करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सफाई के लिए आई है। मैंटा रेज अक्सर क्लीनिंग स्टेशंस जाते हैं और इनके साथ रहने वालों की कमी नहीं है। रेमोरा मछलियां नीचे सुरक्षित रहती हैं, जबकि छोटी क्लीनर रैस इनकी मृत त्वचा और जूं साफ करती हैं, जब तक कि रे रुक नहीं जाती। फिर अगली बार तक के लिए ये खुले समुद्र में लौट जाती हैं। अमामी ओशिमा में समुद्र तल पर एक रहस्यमय रेत का घेरा बना हुआ है, खूबसूरती से तराशा हुआ और पूरी तरह सिमेट्रिकल। इसे जानबूझकर बनाया गया है।
और ये व्हाइट स्पॉटेड नर पफरफिश तुरंत काम पर लग गया है। इसकी पूंछ और पंख काम करने के लिए सही औजार हैं। ये मादा के अंडे देने के लिए घोंसला बना रहा है। ये पहले ही 1 मीटर चौड़ा हो चुका है और इससे दुगना भी हो सकता है। सिर्फ 5 इंच की मछली के लिए ये बहुत बड़ा काम है। मादाएं नखरीली होती हैं, इसलिए अगर इसे प्रजनन का कोई मौका चाहिए तो इसे मादाओं को प्रभावित करना होगा। शायद ये सजावट इसकी मदद कर दे। अब ठीक है। एक शिकारी सी स्नेक ऐसा मेहमान नहीं है जिसका ये ध्यान आकर्षित करना चाहेगा, लेकिन प्रजनन की चाह ने इसे हिम्मत दी है। ये अपने हफ्ते भर की मेहनत बेकार नहीं जाने देगा और इसलिए ये घोंसले की रक्षा करता है। सभी पफरफिश की तरह इसका मुंह चोंच जैसा और इसकी बाइट मजबूत है। सांप ने इसे समझदारी से टाल दिया और अब ये फिर से काम पर लग गया। शायद अगली मेहमान मादा हो। यहाँ पफरफिश अपने साथी का इंतजार कर रहा है और वहाँ जापान के दक्षिणी तटों पर होंशु से कागोशिमा तक गहरे पानी के विशाल जीव आगे बढ़ रहे हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब केकड़े के सामान्य आकार के मुकाबले ये काफी विशाल है। 16 इंच का शरीर और 12 फुट लंबे पैर दुनिया में किसी भी आर्थ्रोपॉड में सबसे बड़ा है। बड़ा आकार और कठोर खोल इसे शिकारियों से बचाता है और समुद्र तल पर आजादी से घूमने का मौका देता है। जैसे जापान के अधिकतर जीव बसंत में करते हैं, ये मादा भी अपना साथी ढूंढ रही है। एक नर ने इसकी गंध पकड़ ली है। ऐसी मादाएं रासायनिक फेरोमोन्स छोड़ती हैं और ये मादा बहुत ही आकर्षक है। आकर्षण दोनों तरफ से है, इसलिए लंबे वक्त तक इश्कबाजी करने की जरूरत नहीं है। मादा एक मौसम में 15 लाख अंडे दे सकती है। निषेचन के बाद ये 10 दिन तक इन्हें अपने पेट के नीचे रखेगी। वहां पर ये अपने अंडों को सुरक्षित रखेगी जब तक कि वो फूट ना जाएं। फिर ये लार्वे प्लैंकटन में शामिल होंगे जो इस पानी के जीवन को पोषित करता है। इनका आलिंगन लंबा होता है। आकार में बड़े होने और कम शिकारियों की वजह से इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर अचानक से सब खत्म हो जाता है। अब मादा अपने कीमती अंडों की देखभाल अकेले करेगी। बसंत अपने चरम पर है और अमामी आइलैंड्स के आसपास जहां समंदर जमीन को छूता है, वहां कीचड़ भरे किनारों से मैंग्रोव्स ऊपर की तरफ उगाते हैं। ज्वार अब उतर चुका है और ये कुछ मिलनसार जीवों के लिए बाहर निकलकर खेलने का इशारा है। ये हैं फिडलर केकड़े और पीछे हटता पानी इन्हें बड़ी तादाद में बाहर ले आता है। हर उतरती लहर इनके लिए ताजा मलबा और प्लैंकटन छोड़ जाती है जिसे ये चुन चुन कर खाते हैं। नर का सामने वाला पंजा बड़ा होता है जिसे वो लगातार लहराते रहते हैं और इस वजह से उन्हें एक हाथ से ही खाना पड़ता है। लेकिन जितना ज्यादा चमकीला इशारा होगा उतने ही ज्यादा वो मादा को पसंद आते हैं, बशर्ते मादा की नजर इन पर पड़ जाए। इन नरों को भीड़ में अलग दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हें श्योमनाकी कहा जाता है, जिसका मतलब है ज्वार को बुलाना। ये इशारा करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे समंदर को वापस घर बुला रहे हों। जापान के घने पहाड़ी जंगल गर्मियों की गर्मी को ऐसे थाम लेते हैं जैसे कोई थर्मल कंबल हो। ये नमी जंगल के कुछ सच धज कर रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये फादर फेरियर्स लॉन्ग हॉर्न बीटल है। ये सिर्फ अमामी ओशिमा आइलैंड पर ही पाया जाता है और जून से जुलाई के बीच थोड़े वक्त के लिए ही दिखता है। लॉन्ग हॉर्न बीटल का ये नाम इसके लंबे एंटीना की वजह से मिला है, जो इसके शरीर से 2 गुना से भी ज्यादा लंबे होते हैं।
लगभग 35,000 प्रजातियों में से बहुत कम इतनी शानदार होती हैं जितना फादर फेरियर होता है। अब प्रजनन का मौसम है, इसलिए मौका मिलते ही ये आगे बढ़ता है। जैसे ही मादा दिखती है, ये तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरे नर भी इसके केमिकल सिग्नल पकड़ चुके होंगे, इसलिए सबसे पहले पहुंचने की होड़ लग जाती है। लेकिन दौड़ जीत लेने के बाद भी इसे दूसरे नर की लगातार कोशिशों से मादा की हिफाजत करनी होगी। अब इसे खोने का खतरा कम है, इसलिए ये असली काम में लग जाता है। इसके बाद मादा अंडे देने के लिए सही जगह ढूंढेगी। वो जगह खाने के पास होनी चाहिए जिस पर निकलने वाले लार्वे पल सके। पौधों के तने, जड़ें और लकड़ी वाले पौधे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन मिलन के दौरान भी हटाए गए नर इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगली बार घुसपैठिए को ज्यादा तेज होना पड़ेगा। अमामी ओशिमा आइलैंड की ऊंचाई पर साल भर की भारी बारिश एक सब ट्रॉपिकल माहौल को पोषित करती है। इसकी अलग थलग लोकेशन प्रकृति को चुपचाप विकसित होने और शिकार करने देती है। एक हाबू वाइपर संभावित शिकार को महसूस करता है। इस मौसम में मेंढक आसानी से दिख जाते हैं और सांप के खास पसंदीदा होते हैं। ये अमामी इशिकावा मेंढक नीचे छिपे खतरे से बेखबर है। जीभ से गंध चखते हुए वाइपर आगे बढ़ता है। बेहतर है बिल्कुल स्थिर रहा जाए। वाइपर चढ़ाई करना अच्छी तरह से जानता है, लेकिन जमीन पर आसान शिकार मौजूद है। ये मेंढक की खुशकिस्मती है कि वाइपर ने ये चढ़ाई नहीं की। अमामी आइलैंड पर हर साल 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जो जीवन देने वाली धाराओं और तालाबों के जाल को और मजबूत करती है। ये इशिकावा मेंढकों को पेड़ों से नीचे प्रजनन के लिए खींच लाती है। ये नर मादाओं को बताने के लिए उत्सुक है कि ये यहाँ है। गले की थैली फुलाकर इसकी आवाज गूंजेगी और दूर तक जाएगी। जंगल में फैली ये आवाज दूसरे नर को भी जवाब देने पर मजबूर कर देती है। मादा को लुभाने की उम्मीद में हर एक नर दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही जंगल के तालाब अंडों से भर जाएंगे। द्वीप का मीठा पानी साल भर कई अस्थायी मेहमानों की मेजबानी करता है। बसंत में झाड़ियों से निकलकर और फिर मिट्टी में घुसकर प्यूपा बनाने के बाद गर्मी आखिरकार फायरफ्लाइज के निकलने का स्वागत करती है। ये लॉन्ग हॉर्न बीटल जितने शानदार तो नहीं हैं। ये साधारण से दिखने वाले कीड़े जल्दी ही ऊंची जगह ढूंढ लेते हैं। इन्हें इशारा जारी करने की जगह चाहिए, और एक साधारण बीटल को चमकना हो तो सबसे अच्छी जगह ऊंचाई पर होती है। यहीं ये अपना उजला रूप दिखाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से जापानी फायरफ्लाइज अंधेरे में चमक सकते हैं। इनके शरीर के अंदर रोशनी पैदा करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिनकी वजह से ये टिमटिमाते हैं, जैसे अंधेरे में हजारों टॉर्च जल उठी हों। ये फायरफ्लाइज अपना जोड़ा बनाने का इरादा जताते हैं। जंगल की आवाजें एक सम्मोहक आसमानी नृत्य को कोरियोग्राफ करती हैं, और ये फायरफ्लाइज रात के अंधेरे को रोशन कर देते हैं, गर्मियों के आसमान में जगमगाते हुए। दूसरी जगहों पर शाम का मनोरंजन अभी शुरू ही हुआ है। ओकिनावा के इरिमोटे आइलैंड पर यह साग्रेबाना पेड़ सिर्फ एक रात का प्रदर्शन कर रहा है। साग्रेबाना का मतलब है लटकता फूल या गिरता फूल, और द्वीप की जलधाराओं के किनारे जैसे ही सुबह होती है, नए दिन के साथ इनमें एक नया बदलाव आने वाला है। रात में खिलने के बाद फूल पानी के ऊपर शाखाओं से लटकते हैं, और सुबह होते ही ये शो खत्म हो जाता है और ये सारे फूल गिरने लगते हैं।
एक एक करके सैग्रेबाना अगली पीढ़ी को रवाना कर देता है। पिछली रात के बाद की सुबह ये बहती हैं। पानी में फैलते हुए हर फूल एक बेड़ा है जो अंकुरित होने को तैयार बीजों को लेकर चलता है। कईयों के लिए ये सफर बेकार जाएगा, लेकिन कुछ फूलों के लिए ये रात कीमती साबित होगी। दूर जापान के पैसिफिक ओशन में एक अकेली मुसाफिर आगे बढ़ती जाती है। एक मादा लॉगरहेड टर्टल। इसका खोल ही 1 मीटर लंबा है और इसका वजन 100 किलो से ज्यादा। समंदर का सहारा मिलने से इसका आकार कोई समस्या नहीं बनता। गर्मियों के चरम पर मई से अगस्त के बीच मादा लॉगरहेड्स अपने जन्म स्थान पर लौटती हैं। ये एक बहुत ही लंबी और मुश्किल यात्रा है, इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा आराम कर लेना समझदारी है। ये मादा पहली बार घर लौट रही है। ये देर से पहुंची है। समुद्र में सैकड़ों मील घूमते हुए बड़ी होने के बावजूद मादा लॉगरहेड्स उसी तट पर लौटती हैं जहां वो पैदा हुई थीं, और इसके लिए वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को सैट नैव की तरह इस्तेमाल करती हैं। समंदर में 30 साल से ज्यादा बिताने के बाद ये आखिरकार अपने अंडे देने लौट आई है। आगे और पीछे वाले मजबूत फ्लिपर से ये घोंसला खोदती है। बड़े अंडों के लिए ये लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर तक गहरा होना जरूरी है। इसके झुंड में 100 से ज्यादा अंडे हो सकते हैं, नरम और चमड़े जैसे, ताकि गिरते वक्त टूटे नहीं। फिर इन्हें रेत में दबा दिया जाता है। गहरी रेत इन बढ़ते बच्चों के लिए इंक्यूबेटर का काम करेगी। रात लंबी रही और अब इसे आराम और खाना चाहिए। मादा लॉगरहेड्स एक मौसम में 5 बार तक घोंसला बना सकती हैं। इसलिए इस नई मां के लिए ये थकाने वाली गर्मी की शुरुआत हो सकती है। सूरज निकल चुका है और लगभग 50 से 80 दिन के बाद अंडे फूट चुके हैं और ये नन्हे कछुए खुद को सतह तक खोदकर निकल आए हैं। खुले में ये बेहद असुरक्षित हैं। इन्हें जल्द से जल्द समंदर तक पहुंचना होगा, वरना आसानी से ये शिकार बन जाएंगे। और ये पहुंच गए। इन छोटे कछुओं के लिए जीवन मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए समंदर ही इनकी सुरक्षा है। पूरी गर्मियों में जापान का समुद्री किनारा औरों को भी खींच लाता है। पानी के किनारे जमा होकर ये लो टाइड का इंतजार कर रहे हैं। ये हैं ग्रास पफरफिश, और एक मछली के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ असाधारण करती हैं। ये जमीन पर आ जाती हैं। मई से अगस्त के बीच इनका आना अमावस के साथ तालमेल में होता है। ये प्रजनन के लिए सही समय होता है। मादाएं पहले बाहर आती हैं और साथी के इंतजार में कतार बनाती हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी और अंडों से भरी ये नर से आकार में बड़ी होती हैं। सही जगह पहुंचने में थोड़ी अजीब हरकत होती है, लेकिन पानी से बाहर घूम रही मछली के लिए ये स्वाभाविक है। ये बिना देर किए अंडे छोड़ देती हैं। जल्द ही ज्वार लौटेगा और मौका खो जाएगा, इसलिए नर का तुरंत इन अंडों को फर्टिलाइज करना बहुत जरूरी है। वक्त कम है और तट प्रजनन के उत्सव में बदल जाता है। सिर्फ 1 घंटे में लाखों अंडे दिए जाते हैं और लौटती लहर पफरफिश और उनके बच्चों को वापस उनके घर ले जाती है। ओगासिवारा आइलैंड्स के आसपास खुले पानी का फैलाव तेज रफ्तार तैराकों को सतह पर खींच लाता है। तलवार जैसी देह से पानी चीरते हुए ये इंडो पैसिफिक बॉटलनोज डॉल्फिन्स का झुंड आगे बढ़ रहा है। ये डॉल्फिन 20 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ लेते हैं
मगर सिर्फ 2.5 मीटर लंबे होने की वजह से ये दुनिया के सबसे छोटे बॉटल नोज डॉल्फिन्स हैं। लेकिन आकार की कमी को ये अपनी अक्ल से पूरा कर लेते हैं। ये समझदार जीव बेहद सामाजिक जीवन जीते हैं। अपने झुंड में मजबूत रिश्ते और भरोसेमंद गठजोड़ बनाते हैं। इन्हें निभाने के लिए समझदारी चाहिए और ये पहचानने की खास क्षमता भी कि झुंड में कौन कौन है। हर डॉल्फिन की अपनी खास सीटी होती है जिससे वो खुद को अलग पहचान देते हैं, जबकि क्लिक की जटिल आवाजों का भंडार इन्हें आपस में तालमेल रखने में मदद करता है। इनका ये हुनर खासकर तब काम आता है जब ये अपने शिकार पर निकलते हैं। जब डॉल्फिन्स ओगासिवारा आइलैंड्स के आसपास गश्त कर रहे होते हैं, उसी वक्त द्वीप के अंदरूनी हिस्से में रहने वाली भी गर्मी झेल रहे होते हैं। अब अगस्त का महीना चल रहा है और गर्मी सबको परेशान कर रही है, एक बॉर्न एंड व्हाइट आई को भी। ये गाने वाला पक्षी आज गा नहीं रहा। लगभग 30 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा है। कीड़े भी खत्म हो गए हैं। खाने को बहुत कम चीजें हैं, इसलिए व्हाइट आई ने योजना बदल ली है और उसके मन में जो चल रहा था वो जमीन पर ही था। जब सूरज अपने चरम पर होता है तो इसे यही करना सबसे अच्छा लगता है। एक ठंडा सुकून भरा स्नान, और लगता है दूसरे भी यही सोच रहे थे। योनागनी आइलैंड पर गर्मी उतनी ही घुटन भरी है। एक जीव के बदलने के लिए बिल्कुल सही हालात। जो पत्ते साधारण लग रहे थे उन पर कुछ असाधारण हो रहा है। सुई की नोक जितने छोटे अंडे से निकलकर ये कैटरपिलर सॉसेज जितना बड़ा हो गया है। पास ही दूसरे कैटरपिलर्स पहले ही अपने ककून में छिप चुके हैं। ककून के अंदर एक अद्भुत बदलाव चल रहा है। कुछ हफ्तों बाद ये कैटरपिलर्स एटलस मॉथ बनकर बाहर आएंगे। इसके शानदार पंख धूप में सूखेंगे। सूखने के बाद ये 9 इंच से भी ज्यादा फैलेंगे, दुनिया के किसी भी मॉथ से बड़े। लेकिन इसकी खूबसूरती ज्यादा देर नहीं रहती। नई निकली मॉथ सिर्फ 1 हफ्ता जिएगी, बस प्रजनन के लिए और अपनी विरासत छोड़ने जितने वक्त के लिए। योनागनी आइलैंड पर ही चट्टानों के ऊपर एक दुर्लभ जानवर रहता है जो पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये हैं योनागनी हॉर्सेस, जो इसी द्वीप के मूल निवासी हैं और गंभीर खतरे में हैं। माना जाता है कि ये समुराई योद्धाओं के घोड़ों के वंशज हैं, इसलिए इन्हें खास दर्जा मिला है। यहाँ ऊपर इस पहाड़ी पर घोड़े के लिए जीवन जोखिम भरा है, फिर भी ये सदियों से किनारे पर जीते आए हैं। इस नए बच्चे का जन्म इस बची हुई आबादी को कई सालों तक मजबूत करेगा। ओकिनावा के ryukyu आइलैंड्स में गर्मी के लंबे दिन बस यूं ही लटकते हुए बिताए जा सकते हैं। ये ryukyu फ्लाइंग फॉक्स रात होने का इंतजार कर रहा है। दिखने में लोमड़ी जैसा, लेकिन असल में ये फल खाने वाला चमगादड़ है। इसका लंबा कुत्ते जैसा थूथन फल खाने के लिए बढ़िया है और बड़ी आंखें इसे बेहतरीन नाइट विजन देती हैं। दिन ढलते ही ये खाने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 फुट के पंख इन्हें इनकी रात की ड्यूटी पर ले जाते हैं। अंधेरा होते ही ओकिनावा का एक और निवासी टहलने निकलता है। ये है एक ओकिनावा रेल। फ्लाइंग फॉक्स के उलट ये लगभग उड़ नहीं पाता, लेकिन पंखों की कमी को ये पैरों से पूरा कर देता है। जमीन पर अपनी जिंदगी जीना इस पक्षी के लिए आसान है। ये बहुत ही सफाई पसंद मिजाज का है। खुद को साफ रखने में बेहद सावधानी बरतता है। ये रेल
अपनी साफ सफाई को लेकर इतना जुनूनी है कि ये हद से ज्यादा दिखावा करने की हद तक पहुंच जाता है। लगातार पंख संवारना इन्हें गंदगी से बचाता है। गीले दलदली इलाके में रहने की यही कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ये चौकन्ना रहना नहीं भूलता। ये भूखा मोंगूज सफाई सीखने नहीं आया, लेकिन ये रेल सतर्क है और अचानक हमला करने का मौका खत्म हो चुका है। जैसे जैसे रात गहरी हो जाती है, जंगल की तेज आवाजें पेड़ से पेड़ तक गूंजती रहती हैं। रात को पूरी तरह से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंदर कुछ लोग अभी तक जाग नहीं पाए हैं। ज्यादा सतर्क रहने वाले सही वक्त का इंतजार करते हैं। और एक जापानीज जायंट फ्लाइंग स्क्विरल के पास सावधान रहने की अच्छी वजह है। एक यूरल आउल, 4 फुट के पंखों का फैलाव और लगभग 2 फुट लंबाई वाला ये एक खतरनाक दुश्मन है। बेहतर है सिर नीचे रखकर अंदर इंतजार किया जाए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब रास्ता साफ है। फिर से कोशिश करने के लिए, लेकिन ये अनुभवी मादा जानती है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आखिरकार वक्त आ गया है। फ्लाइंग स्क्विरल्स कभी जमीन पर नहीं उतरते। इनके लिए बस ऊपर जाना ही इकलौता रास्ता है। ऊपर पहुंचकर ये शानदार अंदाज में खाने निकल पड़ेगी। मादा पिछले 2 महीनों से पेड़ के अंदर अपने बच्चों को पाल रही है और आज रात ये अपनी पहली उड़ान भरेंगे। अनुभवहीन फ्लाइंग स्क्विरल के लिए ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और पेड़ की चोटी से कूदना कोई रोज रोज का काम नहीं है, वो भी पहली बार। अब गर्मियों का आखिरी वक्त है और पूरे जापान में जंगल जल्द ही पतझड़ के रंगों में बदलने वाला है। लेकिन एक सिका हिरण का बच्चा अभी भी हरियाली का आनंद ले सकता है। बसंत में पैदा हुए इस बच्चे में अब इतना भरोसा आ गया है कि ये अकेले निकल सके, लेकिन इतना नहीं कि बहुत देर तक दूर रह सके। ये अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन माँ की अपनी प्राथमिकता है। सितंबर है और इसे पतझड़ के प्रजनन से पहले अपनी ताकत वापस बनानी है। सिका हिरण अक्सर जुड़वा बच्चे देते हैं और आखिरकार माँ और भाई को ढूंढ लेने के बाद ये बच्चा आराम कर सकता है। फिलहाल नर दूरी बनाए रखते हैं और खाना ढूंढते हैं। जिनके शरीर ज्यादा मजबूत और सींग बड़े होंगे, उन्हें पतझड़ के रट में ज्यादा सफलता मिलेगी। भाई बहनों में से कोई एक बच्चा फिर से अकेला है और पत्तों के बीच बिल्कुल स्थिर लेटा है। माँ के लौटने तक कई घंटे बीत सकते हैं। खुद को साफ करने में व्यस्त माँ तभी लौटेगी जब बच्चों को फिर से खिलाने का वक्त होगा। सिका हिरण जापान में जंगल के आध्यात्मिक प्रतीक माने जाते हैं। हर नई पीढ़ी को उतना ही आदर मिलता है जितना कि पिछली पीढ़ी को। जापान के अनोखे वन्य जीवों के लिए गर्मियों का भरपूर मौसम अब खत्म होने को है। अब ध्यान उस कठिन मौसम की तैयारी पर जाएगा जो आगे आने वाला है। ठंडी होती पतझड़ कठोर सर्दियों का संकेत देती है, जो सबको उनकी आखिरी हद तक आजमाएगी। आने वाली ठंड में यहाँ रहने वाले हर जीव के लिए सहन शक्ति जरूरी होगी, ताकि वो उगते सूरज की धरती पर जिंदा रह सके। जापान की गर्मी, जहाँ प्रजनन की चाह हिम्मत भी देती है और मेहनत भी करवाती है। अजीब से लेकर बहादुर तक सब अपनी विरासत बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं, जबकि उनके नवजात बच्चे जिंदगी के मुश्किल सफर की शुरुआत करते हैं, जहां संघर्ष और समर्पण सबसे छोटे सदस्यों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पुराने साथी और नए सदस्य झुंड में अपनी जगह पक्की करते हैं, जबकि बड़े मुसाफिर समुद्र पार कर उपलब्ध संसाधनों का फायदा उठाते हैं। सबने खतरे का सामना किया और मौसम के पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठाया। कुछ दिखावा बनाए रखते हैं, जबकि कुछ मौसम के साथ बदलकर असाधारण तरीके अपनाते हैं। ये जापान के जंगली जीवन में दौड़